और बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल। छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम, ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप किसी भी परिस्थिति के अंदर 42 भी लागू होने के बाद कोई स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति SC/ST की एग्रीकल्चर लैंड को खरीद ही नहीं सकता है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो नीलामी के माध्यम से हो, चाहे वो निश्चित रूप से माध्यम से हो। ये आपको ध्यान रखना होगा कि SC/ST में आप किसी भी कंडीशन में आगे देखिए, जहाँ पर उसने बैंक से स्टेट नीलामी में खरीदा तभी वो उसका मालिक न बन पाया, तो ऐसी कोई जिसका लैंड यूज खेती का हो, एग्रीकल्चर हो और SC/ST लैंड है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं खरीद सकते। देखिए बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देवे, और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लेवे। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही है ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते हैं कि जब फाइल जमा होती है 98 की, जब ITR रिटर्न पे कि ITR रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी भी नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं, या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण नमस्कार, रियल एस्टेट टॉक शो के 25वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्वामी न्यूज की ओर से हम लोग की हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आप लोगों के पास निरंतर लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, और इस माह का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा वो रहा हमारा मास्टर प्लान और बिल्डिंग बायलॉज 2020 इस बार घोषित हो गया है, और आप सबके लिए ये बहुत खुशी की बात होगी कि आज हमारे साथ टेक्निकल, इन सब चीजों को टेक्निकली समझने वाले श्री मनीष माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। श्री मनीष माहेश्वरी जी दूसरी बार हमारे साथ आए हैं। जब मास्टर प्लान लागू होने वाला था उस समय आप हमारे साथ आए थे, तब उन्होंने काफी शानदार जानकारियां हमें उसके बारे में दी थी कि मास्टर प्लान कैसे लागू होगा, उसमें क्या विसंगतियां हैं, उनका कैसे निस्तारण होगा। उसी चीज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
आज मनीष माहेश्वरी जी से हम बिल्डिंग बायलॉज 2020 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं मनीष माहेश्वरी जी का आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। श्री मनीष माहेश्वरी जी ने 2004 में अकोला से अपना बीई कंप्लीट किया इंजीनियरिंग कॉलेज से। तत्पश्चात वो अपने पिताजी श्री बालकृष्ण माहेश्वरी जी के साथ इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और आर्किटेक्चरल वर्क के इस काम में आए और तब से अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। पूरा अजमेर, इनफैक्ट आसपास का पूरा क्षेत्र, अजमेर के आसपास के अलावा जयपुर में, यहाँ दूर दूर तक इनको सभी जानते हैं इनके काम की वजह से। और नो डाउट आज अजमेर की एक जानी मानी शख्सियत हैं आप। और मनीष जी आज की जो पत्नी है श्रीमती प्रिया माहेश्वरी, वो इंटीरियर डिजाइनर है। मनीष जी आज के शो में 25वें एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में हम जानना चाहेंगे ये बिल्डिंग बायलॉज यानी भवन विनियम, ये क्या चीज है? एक्चुअली होता क्या है कि एक अजीब तरह का मास्टर साइंस है जो हर कोई नहीं समझ पाता। सबको ये रहता है कि हाँ बिल्डिंग बायलॉज आए हैं, लेकिन जानकारी किसी को भी नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे बिल्डिंग बायलॉज होते क्या है, भवन विनियम जिसको आप बोलते हैं? सर, भवन विनियम में बिल्डिंग बायलॉज यानी एक तरह के लॉज हैं, नियम्स हैं। ये बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सेटबैक का निर्धारण, हाइट, जो बिल्डिंग की हाइट होती है वो कितने प्लॉट साइज पर कितनी हाइट आप ले सकते हैं, उन सबको डिसाइड करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हीं को बिल्डिंग बायलॉज कहा जाता है। और इसके अंदर में आपकी रोड की चौड़ाई और बिल्डिंग हर प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग, क्या प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपका बिल्डिंग की क्या डिटेल्स आनी चाहिए, उन सब के लिए नियम बनाए हुए हैं। मल्टी स्टोरी के लिए अलग नियम है, छोटे मकानों के लिए अलग नियम है, आपके कॉमर्शियल के लिए अलग नियम है, रिसोर्स के लिए अलग नियम है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग नियम है। तो इस तरह के जो नियमों का समावेश किया गया है उसी को भवन विनियम क्या कहा जाता है। और ये 2020 भवन विनियम है, अभी नवंबर 2020 के अंदर में लागू हो गए थे हमारे अजमेर के अंदर में। ठीक है, 2017 के बाद अब 2020 में ये बिल्डिंग बायलॉज यानी भवन विनियम चेंज हुए हैं। जी। इसका हम लोग कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कहाँ होता है इसका उपयोग? सर, भवन विनियम का उपयोग जो है आपका, जो बेसिकली भवन का निर्माण जो करते हैं उसके भवन निर्माण के लिए जो अनुज्ञा लेनी होती है, भवन निर्माण स्वीकृति जो है, वो लिखित अनुज्ञा जो लेने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसी के भवन निर्माण की जो स्वीकृति उसके अनुरूप निर्माण किया जा सके। उसके लिए जो है बेसिकली ये स्वीकृति ली जाती है। नहीं, मतलब हम लोग के कहाँ सेट होते हैं? जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, रिसोर्ट्स है, मोटल्स है, कॉमर्शियल होटल्स हो गई, ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो है बिल्डिंग बायलॉज लागू होते हैं। और उसके अंदर में जो है ये उपयोग में आते हैं कि भाई किस तरह से किस बिल्डिंग के लिए कहाँ क्या उपयोग में आएगा, उसके हिसाब से जो उसके बायलॉज हैं वो लागू होते हुए और वो वर्क करते हैं। तो ये जो भवन विनियम है और बिल्डिंग बायलॉज हैं, ये क्या आर्किटेक्ट को पावर्स दी गई है? जी, आर्किटेक्ट्स को पावर इसके अंदर में कुछ एक लेवल पर तक दे दी है, जिसके अंदर में क्या किया हुआ है कि आपको 500 वर्ग मीटर तक ये जो है उसकी लिखित अनुज्ञा आपको एडीए या नगर निगम जो भी संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां पर आपको लिखित अनुज्ञा देनी होगी। लिखित आपको स्वीकृति के लिए एक आर्किटेक्ट से मैप आप बनवा करके और एक एडवोकेट जो बार काउंसिल का सदस्य हो उससे एक आपको एक प्रमाण पत्र लेकर के, स्वामित्व का प्रमाण पत्र लेकर के, उन सब चीजों को लेकर के और उसके बाद में उससे बिल्डिंग जो है उसमें बिल्डिंग बायलॉज को जो आप लागू करते हुए और जो मैप बनता है उसकी पूरी एक फाइल बना करके उसके लैटिट्यूड लैंगिट्यूड हुए, ये सब चीजें डालते हुए, प्लॉट की फोटो हुई, इन सब चीजों को डालते हुए आप लोग जो है हम एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, नगर निगम हुआ या वहां पर हम अप्लाई कर देते हैं इस चीज के लिए। वहां से फिर एक लिखित अनुज्ञा आती है जिसके बेस पर आर्किटेक्ट जो है मैप सैंक्शन करके दे सकते हैं। एक नए बायलॉज के अंदर में एक नया जो है प्रावधान जरूर जोड़ा गया है, 500 से 2500 वर्ग मीटर तक डीम्ड अप्रूवल अब आर्किटेक्ट के थ्रू ली जा सकती है। इसके वो अप्रूवल देगा या अप्रूवल देंगे या वो उनको सिर्फ उसका पूरा फाइलिंग तैयार करके देंगे, सैंक्शन अथॉरिटी वहीं कहीं बैठी? जी नहीं, वो अप्रूवल करके देंगे आपको, डीम्ड अप्रूवल कहलाएगा। उसके अलावा जो भी उसके जो मैप्स वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग के मैप्स वगैरह एंड डिटेल्स बनती है, उसको आप एडीए में या नगर निगम में वो सबमिट करेगा। उसकी जो राशि जमा होती है वो डीडी के द्वारा या चेक के द्वारा संबंधित विभाग में जमा होगी। उसके अंदर में लेबर सेस वगैरह जो जमा होता है वो सब कुछ जमा कराते हुए आपको वो डीम्ड अप्रूवल देंगे। डीम्ड अप्रूवल के बाद में डीम्ड अप्रूवल है क्या? वो डीम्ड अप्रूवल मैं यही बता रहा हूँ। डीम्ड अप्रूवल के बाद में क्या है, आपको
एग्जैक्टली अप्रूवल जो है उसके लिए ये एक आपको वर्क स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल मिल रही है कि विद इन सेटबैक्स आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सेटबैक के अनुसार कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम परमिट कर रही है। एक तरह से वही लोन के लिए भी फैसिलिटी के लिए काम में आ जाएगा आपके। और आपकी ये डिटेल्स है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है, ये जो आर्किटेक्ट है वो एडीए में सबमिट करेगा, एडीए में सबमिट करेगा या नगर निगम में सबमिट करेगा, वहां से अप्रूवल, जो फाइनल अप्रूवल वहां से आ जाएगी। ये चीज है। इस तरह थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने बोला 500 मीटर से 2500 मीटर। जी जी। अप्रूवल आर्किटेक्ट करेगा कि आर्किटेक्ट उसकी पूरी फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेगा? अप्रूवल निगम से मिलेगा कि आर्किटेक्ट ही अपनी लेवल पे सब कुछ करके और उसका पेमेंट? नहीं, आर्किटेक्ट हम अपने लेवल पे करेगा। आर्किटेक्ट जो है उसको पावर दी गई है 500 मीटर से 250 वर्ग मीटर तक पावर दी जाएगी। वो भी संबंधित जो निकाय है वो उन्हें पावर देगा वहां पर अप्लाई करने के बाद में, और उसके बाद में वो उसको सैंक्शन करके आगे। और 500 मीटर से नीचे? 500 मीटर के नीचे में अभी पावर जो है एडीए या नगर निगम जो है वहीं से अपने को पावर सैंक्शन करवाना होगा, वहाँ मैप अप्लाई करना होगा और वो लोग आपको सैंक्शन करके देंगे। तो ऐसा क्यों कि 500 के नीचे तो उन्होंने खुद के पास पावर्स रखी है और 500 एक्चुअली क्या है कि बड़े जो प्लान्स होते हैं उसके अंदर में काफी टाइम लग रहा था बीच में मैप सैंक्शन होने में, ऐसा सरकार को लगा। तो इसमें इस तरह से का परिवर्तन किया कि जिससे बड़े निर्माण जो है वो फटाफट फास्टली किए जा सके। तो उसके लिए जो है अप्रूवल में टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए इस तरह का जो है नियम और प्रोसेस लाए जाएंगे। खैर, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। और मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, भवन निर्माण स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है? सर, भवन निर्माण स्वीकृति के लिए सबसे पहले मैंने भी आपको बताया उसी के हिसाब से सेटबैक्स हैं, बिल्डिंग हाइट्स है, उसके बाद में लैंड यूज जो चेंज है कि क्या लैंड यूज है, आप डॉक्यूमेंट लेके आते हैं आर्किटेक्ट के पास में, आर्किटेक्ट उसको देख करके ये बताएगा कि इसमें लैंड यूज क्या आ रहा है आपका, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग क्या लैंड यूज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो फाइल रेडी कर देगा आपकी। देन उसके बाद में रोड विड्थ कितनी है उसके हिसाब से फ्रंट सेटबैक जो लगना है वो लगेगा। और उसके बाद में किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, नगर निगम में इसका मैप सैंक्शन होगा, एडीए आपका मैप सैंक्शन करेगा। ये सारे प्रोसेस को करने के लिए, जो भवन बनाने के लिए उससे पहले जो ये स्वीकृति लेनी होती है, उसके लिए सारे लॉस को देखते हुए ही आपकी फाइल प्रोसेस होगी आगे। ठीक है, ये तो आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन अब एक इसमें ये भी क्राइटेरिया रहता है कि कुछ सेटबैक्स में भी चेंज हुआ है कि भाई इतना प्लॉट साइज पे इतना सेटबैक, कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया, काफी कुछ रिलैक्सेशन आया है अभी नए बायलॉज के अंदर में। जिस 90 मीटर तक में ओनली फ्रंट सेटबैक ही आपको दिया जाएगा, जो दोनों तरफ के साइड सेटबैक्स, हाँ, साइड सेटबैक्स वगैरह जो है वो हटा दिए गए हैं उसमें से। तो अब हम वॉल टू वॉल बना सकते हैं, वॉल टू वॉल बना सकते हैं आप। उसमें पर्टिकुलरली कुछ एरिया तक की जो तालिका है उसके हिसाब से आपका जो है सेटबैक्स वगैरह का रिलैक्सेशन दिया गया है उसके अंदर में काफी कुछ। सो ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल नहीं, ओवरऑल के लिए सर, रेजिडेंशियल कमर्शियल सभी के लिए एक ही तरह का वो प्रोसेस रखा गया है इसके अंदर में, जिसके अंदर में क्या नाम है, आपको 90 वर्ग मीटर तक इतना आएगा, उसके बाद में आपका 90 से लेकर के 150 वर्ग मीटर तक इतना आएगा, इस तरह से करके अलग अलग उसको सेटिंग, मतलब बिल्कुल रिलैक्स किसमें किया गया, बिल्कुल कि आपको सेटबैक छोड़ो तो ठीक है, नहीं छोड़ो तो ठीक। 90 वर्ग मीटर तक में आप फ्रंट सेटबैक सब में छोड़ना होगा और रोड की चौड़ाई के अनुरूप फ्रंट सेटबैक छोड़ना है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि रोड की चौड़ाई कितनी है, उसी हिसाब से अनुरूप जो है फ्रंट सेटबैक छोड़ना है। और बाकी इसके अंदर में 90 मीटर से अधिक में भी एक और चीज का रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप स्टील फ्लोर भी बना सकते हैं। यानी छोटे प्लॉटों के अंदर में नए बायलॉज में फायदा ये दिया गया कि छोटे प्लॉटों के अंदर में आप अधिकतम हाइट तक जो है उसको बिल्डिंग को आप बना सकते हो। ये अच्छा बेनिफिट दिया गया है अभी के टाइम। ठीक है, और जो 500 गज या 100 ऊपर है, 500 गज के ऊपर में भी दिया गया है। उसके अंदर में आपको जो तालिका के अनुरूप जो है, ये आप तालिका देखेंगे तो तालिका के अनुरूप जो है अलग अलग उसमें दिया गया है कि 500 वर्ग मीटर में जो है आपका फ्रंट सेटबैक तो मेन रोड के अकॉर्डिंग है, वो तो सब में छूटेगा। तीन तरफ 10-10 फीट के सेटबैक छोड़े गए हैं इसके अंदर में। ये इस तरह से करके अलग अलग जो है ये दिया हुआ है, 3-3 मीटर सेटबैक छोड़ना है। जैसे 90 वर्ग मीटर तक जो है उसमें आगे पीछे कोई बैक साइड में कोई भी सेटबैक नहीं छोड़ना है। उसके बाद में आप अगर देखेंगे 90 से लेकर के 167 स्क्वायर तक देखेंगे तो उसके अंदर में आपका जो है ये सेटबैक्स जो है बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। इसका जो है सेटबैक्स का एरिया जो है वो काफी बढ़ाते गए हैं इसके अंदर में। जैसे 200 आप ये देखेंगे 2000 वर्ग मीटर पे आप जाते हैं तो उसके अंदर में आपके सेटबैक्स रहेंगे तीनों तरफ में जो है वो आपके सेटबैक 20-20 फीट छोड़े गए हैं इस तरह से।
होता क्या था कि हम लोग जब सेटबैक छोड़ने के बाद कंस्ट्रक्शन करने के लिए जितना एरिया बचता था वो बहुत कम बचता था। हाँ तो हम लोग के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि अभी जैसे मैंने एक ऑक्शन में मेरे खुद के आपको बात बताऊंगा कि करीब 252 वर्ग गज का मैंने एक प्लॉट लिया था, और जब कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो एरिया निकाला गया है तो 87 स्क्वायर यार्ड समथिंग का एरिया था। तो अब वो तीन तरफ से उसमें कोई सेटबैक इतना ज्यादा कट गया क्योंकि उसके जस्ट पीछे मेन रोड था, जो पीछे वाला प्लॉट था, तो एक उसका साइड का सेटबैक काटता हुआ चला गया, एक वो कॉर्नर की वजह से मानते हुए आपके जो है तो वो तीन तरफ से काटने के बाद इतना कम एरिया बचा, तो वो तो खैर चलो ईडी ने रिफंड कर दिया, बट बता रहा हूँ कि काफी पहले वाले में काफी विसंगतियां थी, काफी प्रॉब्लम्स थी। उसको अब यहाँ पर इस नए वाले बायलॉज के अंदर में काफी कुछ सुधार हुआ है, उसके अंदर में काफी अच्छा जो है सुधार किया गया है इसके लिए। और आपको नहीं लगता है हवा पानी रुकेगा? नहीं सर, हवा पानी आप देखिए, वैसे भी सरकार अगर आप देखें कि हवा पानी रुकने की जो आप बात करते हैं तो 99% मकान बनते इसी तरह से हैं। आप देखेंगे तो सेटबैक देने के पश्चात भी आपके कोई भी सेटबैक नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग जो है, अगर बड़ा साइज है तो वहां पर प्लॉट के अकॉर्डिंग सेटबैक छोड़ ही रहे लगभग सब जने, तो उसी को ही जो है सामान्यतः लेते हुए जो पब्लिक के अंदर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, उसी को लेते हुए किया जा रहा है। अब देखिए आप इसके अंदर में जैसे आप देखेंगे तो 167 स्क्वायर मीटर तक में आपको पीछे की तरफ में सेटबैक दिए हुए हैं, 2 मीटर सेटबैक दिए हुए हैं, 90 से लेकर के 160 मीटर में लेंगे तो 1.5 मीटर यानी 5 फीट। इसमें एक चीज आप और देखिए, सड़क मार्गाधिकार के अनुरूप ही हाइट दी गई है आपको, जो कि काफी अच्छा है। अगर 9 मीटर तक आपका प्लॉट साइज है, रोड साइज है आपका, तो उसके ऊपर 30 फीट, तो उस पर आपको उसको आपको G+2 तक की परमिशन दी गई है। और 15 में यानी अगर आपका रोड विड्थ 12 मीटर है यानी 40 फीट है, तो वहां पर आपको 15 मीटर तक की हाइट दी गई है, यानी G+3 तक आप निर्माण कर सकते हैं उसके अंदर में। और 100 फुट रोड इसके अंदर में 100 फीट रोड है तब भी प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग है। अगर जैसे आपका प्लॉट साइज जो है 167 स्क्वायर मीटर से अबव यानी लगभग 200 गज से अबव हुआ, तो उसके अंदर में आपको 18 फीट, उसके अंदर में जो है आपको 18 मीटर तक आप हाइट को ले जा सकते हैं उसके अंदर में। ये तो काफी अच्छा पहले से जो है हाइट की, यानी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जो है काफी ज्यादा मिल सकती है। पहले आपका था अप टू 750 स्क्वायर मीटर तक जो है आप G+3 तक निर्माण कर सकते थे, उसकी स्थान पर अब इसको आपको 18 मीटर कर दिया है, तो 18 मीटर के हिसाब से मतलब हो गया 60 फीट, तो आप 5 मंजिल से 6 मंजिल तक का निर्माण कर सकते हैं उसके अंदर में। तो ये काफी सुविधा दी है आपको। वर्टिकल हाइट जो है वो काफी बढ़ाई है। अब इसके अंदर में आप देखेंगे फ्रंट सेटबैक जो है 18 मीटर तक का रोड हुआ तो 3 मीटर तक का, यानी आपका 60 फीट रोड तक में 10 फीट फ्रंट सेटबैक रखा गया है। और अगर आप 18 मीटर से 24 मीटर तक लेंगे तो ये मान के चलिए आप 60 फीट से लेकर के 80 फीट तक 4.5 मीटर यानी 15 फीट तक का सेटबैक ही रखा गया है कुल। तो ये इस तरह का फायदा काफी कुछ दिया गया है। और उसके अलावा ये भी दिया गया है अगर शहरी क्षेत्र हो तो निकाय अपने स्तर पर आसपास की जो फ्रंट सेटबैक है उसको देखते हुए और अपने हिसाब से भी निकाय जो है वहां के सेटबैक को निर्धारित कर सकता है। तो ये काफी अच्छी उसके अंदर में यानी जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके अंदर में काफी अच्छी चीज दी गई है कि निकाय जो है खुद अपने स्तर पर, पहले क्या था कि जो सेटबैक्स तालिका में दिए हुए थे उसी के अनुरूप कार्य किया जाना था, लेकिन इसमें ये दिया गया है कि निकाय अपने स्तर पर, खुद के स्वयं के स्तर पर, अगर उनको लग रहा है कि आसपास में सारे जीरो सेटबैक का निर्माण है तो उसको जीरो सेटबैक पर भी परमिशन दी जा सकती है, जो कि पहले दी जा सकती है। निकाय अपने स्तर पर कर सकता है, ये सरकार द्वारा जो है दिया गया है। एक मैं थोड़ा सा आपको इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हुए बीच में अपनी एक बात डालना चाहता हूँ। क्या था कि गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, आदमी G+2 G+4, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, आप 200 गज का प्लॉट है आपका, ग्राउंड पे आपने 4 कार पार्किंग और 4 सर्वेंट क्वार्टर बना दिए, जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप उसको ऊपर हाइट ले गए, और वो बिल्डर फ्लोर जिसको बोलते हैं उसमें 2 बिल्डर ने रख लिए और 2 लैंड ओनर ने रख लिए। उसमें होता क्या, प्लॉट तो होता है लैंड ओनर का और कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डर का, जी और एक कॉमन एरिया बनता है ग्राउंड फ्लोर जिसपे 4 कार पार्किंग 4 सर्वेंट रूम, क्योंकि वैसे सर्वेंट रूम आजकल मस्त है, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसको खींच के ले गए। अब बिल्डर ने क्या किया कि बिल्डर के पास कई सारे प्रोजेक्ट है, बिल्डर ने अपने दोनों फ्लैट अलग अलग पार्टीज को बेच दिए। जी अच्छा, जो ओनर है उसने भी एक अपने रहने के लिए रख लिया, एक उसने भी किसी को बेच दिया, उसने अपना कॉस्ट भी निकाल लिया। उसकी एनओसी वहां तो मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती। बिल्कुल, अगर नियमानुसार बनेगा तो उसकी एनओसी बिल्कुल सरकार देगी। यहाँ पर
जो भी संबंधित निकाय है हाँ। वो उसको जरूर देंगे, ऐसा कहीं है नहीं, नहीं। नियमानुसार नियमानुसार अगर निर्माण है तो आपकी कोई भी तरह की एनओसी को कोई रोक नहीं सकता है उसके लिए। पहले तो अभी बताइए, नियमानुसार आप बेच भी सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? बिल्कुल सर, बेच सकते हैं ना नियमानुसार। अगर आपने, मैं नियमानुसार का क्रम में ये आ गया कि आपका मैप, सबसे पहले तो आपका अगर रेजिडेंशियल है तो अगर आपने मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, मल्टी डबलिंग यूनिट बना रहे हैं, है ना, या रेजिडेंशियल पार्ट बना रहे हैं, आप किस तरह से उसको निर्माण कर रहे हैं, उसी के बेस पे ही आपने निर्माण किया है, उसके अनुरूप ही आप बेच रहे हैं, तब तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपका प्लॉट है 750 मीटर से नीचे, जैसे अभी आपको मैं बताऊं, पहले के बायलॉज के अंदर में आपको जो है 1000 मीटर के ऊपर में फ्लैट्स की परमिशन दी जाती थी। अभी के नए बायलॉज के अंदर में अगर अपन बात करें 2020 के अंदर में, तो 750 वर्ग मीटर से ही जो है मल्टी स्टोरी की आपको परमिशन दी जा सकती है। अब सपोज करिए आपके फ्लैट जो है 750 वर्ग मीटर से छोटा है, उसमें आपने G+8 G+7 बना दिया था। अब आप कहें कि उसमें हमको एनओसी नहीं दे रही है, हमारा तो एडीए का प्लॉट है, हमारे तो सब कुछ नियम से वन टाइम लीज जमा है, सब कुछ क्लियर है हमारे डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके अंदर में हमें जो है एनओसी नहीं दी जा रही है, तो उसमें एनओसी आपको मिलेगी नहीं। अगर आप उसके अंदर में, अगर अकॉर्डिंग टू बाय लॉज और अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स और अकॉर्डिंग टू जो प्लॉट एरिया के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो आप करेंगे तो जरूर एनओसी मिलेगी आपको। नियमानुसार अगर जो भी काम है वो बिल्कुल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक चीज और, मैंने कई जगह ना देखा है कि लोग प्लॉट तो उनका एडीए का होता है, कई बार वो निगम से नक्शा पास करा के आते हैं, क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि लॉज के अंदर में ऐसा कोई लॉ है कि आप कहीं से भी करा सकते हो? हाँ है, ऐसा एक लॉ है, यानी उसके अंदर में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो आपको निर्माण है, निर्माण स्वीकृति जिस क्षेत्र के अंदर में आती है वहां पर आप निर्माण स्वीकृति ले सकते हैं। अगर योजना, गैर योजना का क्षेत्र का आपका प्लॉट होता है तो उसकी स्वीकृति आप संबंधित निकाय जिस क्षेत्र में भी आता है वहां से ली जा सकती है, जिसमें कि आपको एक निर्माण आपका, अगर सपोज करिए गैर योजना क्षेत्र के अंदर में, अब आपका हाथीवाटा में तो एडीए के अंदर तो आप करा नहीं सकेंगे, निगम ही करेगा। वैसे ही जो अगर नगर निगम के क्षेत्र में आता है उसमें निर्माण स्वीकृति नगर निगम द्वारा दी जा सकती है। सपोज अगर मैं बात करूं वैशाली नगर मुख्य सड़क, हाँ, एडीए में भी आता है, निगम में भी आता है, बिल्कुल आता है। अब उसके अंदर में अगर वो योजना का पार्ट हुआ, तो योजना का पार्ट हुआ तो एडीए उसका आपको मैप सैंक्शन करके देगा, है ना, उसका मैप आपको नगर निगम सैंक्शन करके नहीं देगा। अगर योजना एडीए की है और निगम को हस्तांतरित कर दी गई है, जैसे आप वैशाली की बात करें तो कुछ योजना आपकी निगम में हस्तांतरित की जा चुकी है उसमें से, जैसे ईसीआर का पार्ट है अपने, है ना, तो वहां का नक्शा जो है नगर निगम सैंक्शन करेगा। ऐसा चाहूं कि मैं तो एडीए से पास कराना चाहूं, जब योजना ही अगर उन्होंने एडीए ने निगम अच्छा, फाइल ही वहां आपके ट्रांसफर हो गई तो आप उसको अपने चाहने से नहीं कर सकते। मैंने इसलिए क्या कहा था, संबंधित निकाय ही उसका कार्य कर सकता है, जो संबंधित निकाय है वही निर्माण स्वीकृति दे सकेगा, उन्हीं को परमिशन है और वो आपको परमिशन देंगे निर्माण करने के नियमानुरूप। ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने, पर उसमें किसी कारण से कोई लैंड यूज एरिया में कुछ और बोल रहा हो और निगम उसका नक्शा पास कर देता, ऐसा कैसे हो सकेगा? मेरे को एक बात बताइए, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, पेपरों के अंदर में, मास्टर प्लान में भी अगर रेजिडेंशियल है, तो आपका मैप ही रेजिडेंशियल पास हो सकता है। आपको जो आर्किटेक्ट है वो आपको रेजिडेंशियल ही मैप बना के देगा, वहां पर भी निर्माण स्वीकृति मिलेगी और रेजिडेंशियल ही मिलेगी। हाँ, अगर आपका मास्टर प्लान में अगर कॉमर्शियल है और आपकी प्रॉपर्टी के लैंड यूज जो डॉक्यूमेंट है वो रेजिडेंशियल है मगर मास्टर प्लान में कॉमर्शियल है, तो आप उसके अंदर में मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग लैंड यूज चेंज कराते हुए और मैप सैंक्शन करा सकते हैं कॉमर्शियल के अंदर में। सपोज करिए आपका कॉमर्शियल में नहीं है, टूरिज्म यूनिट के अंदर में आ रहा है, तो आप उसके अंदर में होटल के लिए फैसिलिटी ले सकते हैं उसके अंदर में। भाई गाइडलाइंस तो सबकी सेम ही रहेंगी ना, यूडीएच की जो चाहे ईडीओ चाहे निगम, कोई स्पेशल पावर्स तो कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ही सब कुछ हो सकता है। अगर आपका, आप जो कहते हैं सपोज करिए कि नहीं साहब मेरा तो रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट तो रेजिडेंशियल है बट मेरा कॉमर्शियल मैप सैंक्शन हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, उसमें मास्टर प्लान में जरूर वो कॉमर्शियल होगा, तभी उसका जो है लैंड यूज चेंज करते हुए कॉमर्शियल किया जा सकता है। ठीक है, अब जब मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, भवन निर्माण स्वीकृति आपका रात दिन का काम है, इसका प्रोसेस ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? पहले तो हम ऑफलाइन कराते आए हैं कई सालों से। सर पहले ऑफलाइन था, लेकिन अब सरकार द्वारा पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। मैं ऑफलाइन प्रोसेस में नहीं जा सकता? नहीं, अभी ऑफलाइन अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तब वो ऑफलाइन प्रोसेस को रख रहे हैं, अदरवाइज जैसे अभी एक्सेप्टेबल है, बट अजमेर के अंदर में अभी ऑनलाइन प्रोसेस ही हो रहा है। जैसे एडीए कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस से वर्क कर रही है,
निगम ने भी ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर दिया है उसके अंदर में। तो ऑनलाइन ही प्रोसेस में, ऑनलाइन प्रोसेस फास्ट भी हो रहा है काफी कुछ, आप ये देखेंगे वर्किंग फास्ट हो गई काफी उससे। इसका थोड़ा प्रोसेस बताएं। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सर, जैसे एडी के अंदर में अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करना है आपको फाइल को, तो उसके लिए संबंधित डॉक्यूमेंट, यानी आपकी जो चेन डॉक्यूमेंट है, लास्ट नामांतरण, यानी आपने प्लॉट लिया किसी ने जिसने लीज डीड मिली, सपोज करिए आपको लीज डीड मिली है, आपसे जो है प्लॉट मैंने खरीद लिया, तो मेरे नाम पर म्यूटेशन हो जाए उस प्लॉट रजिस्ट्री होने के बाद में, है ना। तो वो चेन आपको जो आपसे मेरे तक की जो चेन है, वो आपको चेन आपको आर्किटेक्ट को प्रस्तुत करनी होगी। आर्किटेक्ट उस चेन के माध्यम से आपका एक बार काउंसिल के जिसे जो एडवोकेट रजिस्टर्ड है उनसे एक प्रमाण पत्र लेते हुए आपके प्लॉट पे जाएगा, प्लॉट का मौका देखेगा, मौका देखने के पश्चात अगर आपका प्लॉट खाली है उसकी फोटो लेगा आपके प्लॉट की, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेगा और ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में फाइल को प्रोसेस करेगा। G+1 तक की फाइल अगर आपको प्रोसेस करनी है तो उसके लिए आपके चेन डॉक्यूमेंट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड उसके बाद में एक आपके प्लॉट की फोटो, है ना, एक आपका आधार कार्ड, देन उसके बाद में एक एस्टिमेट लगेगा कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है, आप G+1 का कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं तो आपके कंस्ट्रक्शन की कितनी अमाउंट आ रही है जो आर्किटेक्ट अप्रूव्ड आर्किटेक्ट को वो बना करके देगा। अगर वो 10 लाख से अधिक आ रही है तो आपको उसके अंदर में लेबर सेस जमा कराना होगा लेबर डिपार्टमेंट में, है ना, जो 1% जमा होता है। सपोज करिए आपकी 12 लाख की कॉस्टिंग आ रही है मकान की, तो 12,000 तो आपको 12,000 रुपए, 1% जो कि 12,000 रुपए होता है, वो आपको लेबर सेस वहां पर जमा कराना होगा। ये पार्टी को ही कराना होगा। हाँ, वो जमा कराने के बाद में उसकी रिसिप्ट प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक आपकी एसएसओ आईडी बनाते हुए, अगर आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो उसके अंदर में अपलोड करना है एडीए की साइट पे जाकर के, तो वहां से फिर उसके बाद में वो पूरा प्रोसेस करते हुए आपको अनुज्ञा जारी कर देंगे उसके अंदर में। ये आपका प्रोसेस है। G+2 के अंदर में, प्रोसेस के अंदर में आपको G+2 या अबोव के प्रोसेस में क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट करते हुए मैप, जो आर्किटेक्ट है अप्रूव्ड आर्किटेक्ट, वो एक मैप और साथ में अप्लाई करेगा एडीए की साइट पर। वो वहां से चेक होते हुए जो भी आपकी रिमेनिंग जो आपकी अनुमोदन राशि वगैरह है उसकी डिमांड निकालेंगे और डिमांड जमा होने के बाद में आपको मैप संयोजन करके दे दिया जाएगा। कितने टाइम का प्रोसेस है सर? महीना भर मान के चलिए आप। एक में पहले, इससे पहले बिल्डिंग बायलॉज 2020 से पहले बिल्डिंग बायलॉज 2017 थे। दोनों में के बिल्डिंग बायलॉज 2020 के आने से और 2017 के जो बीच का पीरियड था, कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है अगर कंपैरिजन के उससे देखेंगे तो? नहीं, 2017 से 2020 के बायलॉज में क्या है, देखिए ये एक तरह से रेक्टिफिकेशन या प्योरिफिकेशन कह सकते हैं किसी भी चीज, एक प्रोसेस का पार्ट है, फिल्ट्रेशन वाला ये फिल्ट्रेशन होता रहता है, वो तो ऑब्वियस है, उसी तरह से ये फिल्ट्रेशन होता रहता है और हुआ है। पहले 13 के जो थे उससे 16 है, 16 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 20 आए हैं। तो इसके अंदर में सबसे बढ़िया जो फायदे बहुत जो दिए हैं वो इसके अंदर में छोटे प्लॉट जो हैं उसके अंदर में मैक्सिमम बिल्टअप एरिया दिया है। सबसे अच्छा फायदा पहले क्या था, आपको 90 वर्ग मीटर तक का प्लॉट साइज है तो आप G+1 तक की स्वीकृति ले सकते थे। 90 से लेकर के 250 वर्ग मीटर तक एक बार से करें अपन, तो वहां पर आपको G+2 की स्वीकृति थी। 750 वर्ग मीटर तक G+3 की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 750 वर्ग मीटर तक G+3 की परमिशन थी। अब उसमें क्या सुगमता करिए आप देखिएगा, 90 मीटर से अबोव का प्लॉट हुआ आपका तो उसके अंदर में आपको अकॉर्डिंग टू रोड साइज विड्थ आपको हाइट मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। पार्किंग फ्लोर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं उसके अंदर में। अगर आप 90 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट है आपका तो आप उसमें स्टील फ्लोर दे सकते हैं जो कि पार्किंग के लिए उपयोग में आती है। अब पार्किंग के लिए आप उसको उपयोग में लेकर के उसके ऊपर 3 फ्लोर और बना सकते हैं जो कि पहले प्रोसेस में नहीं था। तो इस तरह की सुगमता आई है। उसके अलावा एक अभी आपको बताया कि पहले 1000 वर्ग मीटर तक के अंदर प्लॉट साइज के अंदर में आप मल्टी स्टोरी बना सकते थे। वो मल्टी स्टोरी आप 1000 गज की जगह 750 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट साइज में आप बना सकते हैं। ये एक सुगमता आई है। उसके बाद में एक आपको जो है मल्टी डोलिंग यूनिट जो है 750 वर्ग मीटर तक में भी आप मल्टी डोलिंग यूनिट बना सकते हैं। जैसे क्या है, अगर आपकी इसमें कैटेगरीज कर दी है, जैसे स्वतंत्र आवास, मल्टी डोलिंग, फ्लैट्स एक रेजिडेंशियल के अंदर में, तो रेजिडेंशियल के अंदर में आप जो है एक प्लॉट पर 4 यूनिट बना सकते हैं, है ना। अब मल्टी डोलिंग के अंदर में आप 4 से लेकर के 12 तक की यूनिट आप एक प्लॉट पे बना सकते हैं।
उसके अंदर में, तो 12 यूनिट आपकी एक प्लॉट पे बन सकती है। अगर आपका प्लॉट 750 गज से नीचे, 750 मीटर से नीचे है, तो उसमें भी आप जो है 750 मीटर से नीचे तो है, लेकिन कितने से ऊपर है? 250 मीटर से ऊपर। तो मैं अगर मैं 250 है, मीटर से जरा सा भी ऊपर है तो हाँ, मैं 12 तो यूनिट बना नहीं, सकता हूँ? ऐसा नहीं है, उसमें भी कंडीशन दे रखी है। वही तो है। 250 वर्ग मीटर से लेकर के अगर आप देखेंगे तो आप 250 से लेकर के शायद 350 या 400 मीटर तक जो है, 350 मीटर तक आप 6 यूनिट ले सकते हैं। 350 से लेकर के 500 वर्ग मीटर तक आप 8 यूनिट बना सकते हैं, और 500 से लेकर 750 तक में 12 यूनिट आप जो है निर्माण कर सकते हैं। मेरे को आप चेक बताइए, इनकी एनओसी मिलेगी सबकी? बिल्कुल मिलेगी, ये एक नया प्रावधान जोड़ा है, वही तो बिल्कुल देंगे साहब। क्या मैं सेल भी कर सकता हूँ फिर उसके बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, नियमानुरूप आप बनाएंगे, मैंने जो पहले कहा था, तो आप सेल भी कर सकते हैं उसको, और उस पे आप जो है एनओसी भी मिल सकती है आपको, चाहे एडीए चाहे निगम। ठीक है, ये मल्टी ड्वेलिंग हमने 2-3 बार अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, क्या है ये? मल्टी ड्वेलिंग एक आपके 2020 के बायलॉज में नया एक प्रारूप जोड़ा है, बहु निवास इकाई, यानी एक से ज्यादा एक प्लॉट पर, एक फ्लोर पर आप, जैसे आपको G+3 की परमिशन दी जा रही है एक तरह से, अगर 750 वर्ग मीटर पे ले तो आप 18 मीटर तक ले सकते हैं, 18 मीटर प्लस मैक्सिमम 12 यूनिट, यानी एक फ्लोर पे आप एक से ज्यादा यूनिट बना सकते हैं उसके अंदर में। ठीक है, सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है, पहले क्या था, एक फ्लोर पे आप एक यूनिट बना सकते थे, अब उसकी जगह पर आप मल्टी यूनिट बना सकते हैं, एक फ्लोर पर 2 या 3 यूनिट भी आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपका अगर आपका 500 मीटर तक का प्लॉट है, 250 से जो आपका 350 से 500 मीटर तक का प्लॉट है, तो उस पर 8 यूनिट बना सकते हैं आप। तो 8 यूनिट का मतलब 8 फ्लोर नहीं ले जा सकते, आपके रिस्ट्रिक्शन है उसमें कि आप उसको 18 मीटर, अगर आपका रोड 60 फीट, हाँ, मल्टी ड्वेलिंग यूनिट जो है वो 12 मीटर का रोड होना चाहिए, यानी 12 मीटर यानी 40 फीट का रोड होना चाहिए। आप फीट में बताइए थोड़ा क्या? जी 12 मीटर तक का रोड होना चाहिए, यानी 40 फीट तक का रोड होना चाहिए, प्लस 250 मीटर से अबव प्लॉट साइज उसका होना चाहिए, उसी पे मल्टी ड्वेलिंग यूनिट आप निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे अभी भी डाउट है कि एनओसी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, आप बनाना चालू करें, हम आपके साथ हैं। एक चीज पूछ रहा था, जो रेजिडेंशियल एरियाज है उसपे कमर्शियल अप्रूवल्स का क्या है? सर जैसे अभी मैंने बताया था आपको, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर में आप कमर्शियल निर्माण अगर देंगे आपका नहीं देंगे ना सर, कैसे? मास्टर प्लान में आपका कमर्शियल होना चाहिए। मास्टर आपका जो भी आपके प्लॉट का जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, उससे विपरीत आप कुछ भी स्वीकृति लेना चाहते हैं, तो वो मास्टर प्लान में उसी के अनुरूप आपकी प्लॉट पर वो होना चाहिए। जैसे मास्टर प्लान के अंदर में आपको अलग अलग आपको दर्शाए हुए हैं कि कॉमर्शियल के लिए क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल के लिए क्या होना चाहिए, किस एरिया में कॉमर्शियल है। एक आज नए मास्टर प्लान में अभी मिक्स यूनिट और मिक्स यूज और जोड़ा गया है ना। तो मिक्स यूज में क्या हो सकता है, इसका थोड़ा क्लियर कर दीजिए, मिक्स यूज का थोड़ा सा अच्छे से बताइए। मिक्स यूज के अंदर में, हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिक्स यूज में क्या है कि आप मल्टी यानी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मिक्स यूज के अंदर में आपका मिक्स यूज अगर मेन रोड जो है 80 फीट का रोड होना चाहिए। मेरा घर 80 फुट रोड पर है, क्या मैं कमर्शियल यूज कर सकता हूँ? नहीं, उसमें मास्टर प्लान में आपका अगर कॉमर्शियल हो या मिक्स यूज दर्शाया हो, तब तो आप उसको कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। मिक्स यूज के अंदर में फायदा ये है कि आप उसके अंदर में रेजिडेंशियल भी यूज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी यूज कर सकते हैं और कॉमर्शियल भी यूज कर सकते हैं। और सपोज करिए आपको तीनों अलग अलग फ्लोर पे तीनों यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। परमिशन लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी। परमिशन तो आपको चेंज, अगर कुछ भी लैंड यूज चेंज हो रहा है तो उसकी परमिशन तो लिए बिना आप कर नहीं सकते हैं निर्माण इसके अंदर में। मिक्स यूज के तो थोड़ा और बताओ। मिक्स यूज के अंदर में सर ये है, जैसे अभी मास्टर प्लान जो है, मास्टर प्लान के अंदर में शो किया हुआ है कि अगर आप रेड आपका जो है मास्टर प्लान के अंदर में रेड से दिखाया हुआ अगर है जो कि, तो वो कॉमर्शियल है। एक ऑरेंज शो किया हुआ है वो आपका मिक्स यूज है। तो मिक्स यूज के अंदर में आपका आप मल्टी टाइप यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं सर? तो उसके अंदर में जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे कॉमर्शियल मास्टर प्लान एक बार खोलिएगा ना, इसमें बताएं थोड़ा सा। ये देखिए सर, इसके अंदर में मास्टर प्लान में आप देखेंगे तो जो आपका येलो कलर शो हो रहा है, हाँ, वो येलो कलर जो है वो आपका जो येलो कलर शो हो रहा है वो आपका ये रेजिडेंशियल है। जो रेड शो हो रहा है, मतलब येलो कलर शो हो रहा है 80 फुट टू 100 फीट रोड है, तो मैं रेजिडेंशियल यूज कर सकता हूँ, उसका कमर्शियल मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में
आपको अगर रेड शो हो रहा है हाँ तो रेड के अंदर में आपका जो है कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऑरेंज लिए मुझे कलर शो हो रहा अप्रूवल है पे तो तब भी जाना ही तब भी पड़ेगा, अप्रूवल तो पैसे जाना तो तब भी जब लगेंगे। बिल्कुल जमा तो कराने ही पड़ेंगे पैसे हाँ आपको। हाँ हाँ, मेरी अगर बिल्डिंग land ऑलरेडी use बनी हुई है तो बिल्डिंग अगर आपकी बनी हुई है तब भी आपका लैंड यूज चेंज हो सकता है ओके उसके ठीक है अंदर में, ये ठीक है, चीज है। मतलब उसको क्योंकि वो लैंड का कमर्शियल यूज चेंज हो रहा है, पैसे जमा करा के उसका बिल्कुल, कमर्शियल। उसका मैप सेंक्शन कराना पड़ेगा, लैंड यूज चेंज करना। ऑलरेडी मेरा मैप तो बना हुआ है, बना हुई बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनी हुई है तो आपका जो आप यूज कमर्शियल कर रहे हैं तो प्रावधान के अनुरूप है कि नहीं निर्माण आपका? सपोज नहीं उनको प्रावधान को तो आपको उसको अगर नहीं है तो प्रावधान के अनुरूप लाते हुए उसका निर्माण नहीं, कुछ करना होगा। रिलैक्सेशन है, मैं पैसे एक्स्ट्रा जमा करा दूं नहीं, इस तरह का कोई भी तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। उसको तोड़ना होगा आपको, या उसका एक एफिडेविट दे सकते हैं आप कि अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसमें एफिडेविट दे सकते हैं कि भाई मैं कुछ समय पश्चात उसको तोड़ लूँ, लैंड यूज चेंज करने के पश्चात। ये आप कर सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि वैसे भी आप देखिए, अगर आपने अगर बनाया है रेजिडेंशियल है तो कॉमर्शियल बनाते नहीं है, अगर कॉमर्शियल बना भी लिया है तो एज पर नॉर्म से मोस्टली बनाते हैं। ये बनाते चीज तो है। है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 5-10% वायलेशन हो ही जाता है। देखिए तो वो हटाने योग्य भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, या हटाने उसको योग्य नहीं change हो, करने योग्य हो जाता है। वो तो वैसे तो अभी बायलॉज जो आए हैं उसके अंदर में काफी रिलैक्सेशन आए, तो बहुत कुछों में तो ये फायदा मिल जाएगा कि जो आपने वायलेशन आपने पहले आपने वायलेशन हाँ, उसका पेनल्टी ले लो। वो आपको नहीं, वो आपको हो सकता है कि सेटबैक के अंदर ही आ जाए आपके। जैसे आपका पहले तो 3 तरफ सेटबैक्स आ रहे थे, अब आपने अभी जो बात करी थी कि हम सटा करके बना सकते हैं, तो वो एक वायलेशन आपका खत्म हो सकता है अगर प्लॉट साइज आपका उसी के अंतर्गत आता है। किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है ये सारे? हाँ, ये एडी की वेबसाइट पर अवेलेबल है सारे। ओके ठीक है, तो उसमें सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हो गया चलो येलो का और रेड का। अब इसके अलावा बताएं मिक्स यूज वाला एरिया कौन सा होगा? मिक्स यूज वाला जो है ऑरेंज कलर का शो होता है, जो ये हम ऑरेंज देख रहे हैं जितना भी है मिक्स यूज वाला एरिया है। जी जी जी। और इसके अलावा ब्लू और ग्रीन और ब्लू जो है, ग्रीन एरिया आ गया ये आपका। हाँ, ब्लू जो है वो आपका हॉस्पिटल एंड जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड उसके लिए जो है उसके अंदर में पब्लिक यूटिलिटी है। ब्लू में भी थोड़ा डार्क और लाइट जो दिख रहा है उसके अंदर में जो है वो डूब क्षेत्र वाला एरिया, जैसे या आना सागर जैसे आप जो देख रहे हैं वो पॉन्ड एरिया जो आ रहा है, वो वाली वाटर बॉडीज जो आ रही है उसका एरिया आ रहा होगा वो आपका। ये चीज है इसके अंदर में। नहीं, कई बार मैं एक चीज आपसे वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, बता दीजिए मैं एक चीज कहना चाह रहा था। जैसे अब सपोज मेरा मकान 100 फुट रोड पर लेकिन हाउसिंग बोर्ड के बीच में, क्या उसको मैं कमर्शियल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि कमर्शियल हाउसिंग बोर्ड में तो कमर्शियल होता ही नहीं। इस बायलॉज के अंदर में अभी ये भी प्रावधान दिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड भी आपको उसमें जो है लैंड यूज में बेनिफिट दे सकता है आपको। रीजन ये है कि सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड चलता आ रहा है। चाहे अजमेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, आप राजस्थान में कहीं चले जाएं, हाउसिंग बोर्ड में सबसे ज्यादा कमर्शियल आपको हाउसिंग बोर्ड में मिलेगा। जी 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 जी। तो उसमें आपको प्रावधान दिया गया है कि आपके संबंधित निकाय, चाहे आपका संबंधित निकाय में आपका रिको हुआ, चाहे आपका हाउसिंग बोर्ड हुआ, नगर निगम हुआ, आपका एडीए हुआ, अगर आपका लैंड यूज मास्टर प्लान के अंदर में कॉमर्शियल आ रहा है, आपकी जो सारी अहर्ताएं पूरी कर रहे हैं कि आप 100 फीट रोड भी है आपका या 80 फीट रोड भी है मिनिमम, है ना, तो उसके अंदर में आपका कॉमर्शियल बिल्कुल करेंगे वो, लेकिन करेगी संबंधित निकाय। अगर हाउसिंग बोर्ड के अंदर में आ रहा है तो हाउसिंग बोर्ड करके देगी आपको। वैसे मोस्टली जो यहाँ की स्कीम्स है आपको बता दूं, ये सारी निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है पूर्व में, जैसा कि क्योंकि सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज हाउसिंग बोर्ड का होता है। एक और चीज अभी नहीं आई है इसके अंदर में बायलॉज के अंदर में कि अगर हाउसिंग बोर्ड के आपके मकान है और नगर निगम को हस्तांतरित की गई है तो नगर निगम उसके मैप सैंक्शन करके दे देगा। जो पहले उसके लिए पहले हमें क्या कोई वो फ्री होल्ड कुछ कराना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, फ्री होल्ड का प्रावधान अभी नहीं आया है, बीच में चालू हुआ था। पैसे तो लिए थे इन्होंने बीच में, पैसे तो जमा किए हैं, 2 साल की आपकी एक्स्ट्रा जो लीज मनी है दिए, लेकिन वो जमा करिए। हाँ, लेटर नहीं दिए। हाँ। ये सीमा अग्रवाल जी शायद गगवाना की बात कर रही है, शायद जहां तक मैं गवाना थोड़ा वो लिखा है। तो वो लैंड यूज के लिए उसके लिए आपको एक बार हम लोगों से संपर्क करना होगा, तो एरिया देखा जाएगा, सड़क की चौड़ाई देखी जाएगी, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि वो एरिया की चौड़ाई के अलावा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही लैंड यूज पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक लोकेशन चाहिए आपकी इसकी, कि आपका जो है लोकेशन क्या है, उस पे मास्टर प्लान को सुपर इम्पोज करके देखना होगा हमें कि वहां पर उसका लैंड यूज क्या आ रहा है, तभी हम बता सकते हैं। उसके लिए आप कभी संपर्क कर सकते हैं हमसे।
ये एक में मदार स्टेशन के बारे में ये जगत मीणा जी लिख रहे हैं, जहां तक हाँ। मेरा आइडिया है उस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और जो चर्च के बीच का रास्ता है शायद चर्च ने उसको सरेंडर किया है और शायद 100 फुट का रोड सीधा 100 फीट का रोड प्रपोज है डायरेक्टली। हाँ और वो शायद प्रोसेस में है, आप मेरे हिसाब से दे चुके जी, हैं, जी, ऐसा जी, कुछ जी, है। हाँ। तो जगत जी सरेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी आप वहाँ पे एक बहुत चौड़ी सड़क, सीधी स्ट्रेट अप्रोच वाली सड़क देख पाएंगे। अच्छा, ये जो रिजॉर्ट का कन्वर्ट का है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है कि आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगेंगे? हाँ। ये क्या, और ये क्या tourism- सारे रिजॉर्ट्स के लिए या नहीं कोई ऐसा size नहीं, particular? ऐसा नहीं है। रिसोर्ट के लिए पर्टिकुलर आपको पहले मैं बता दूं, मिनिमम 8000 स्क्वायर मीटर आपको लैंड एरिया चाहिए रिसोर्ट। 5 बीघा हाँ। अजमेर की कैलकुलेशन हाँ, से गिनते हैं तो हाँ, 5 बीघा, हाँ, और पहले शायद 6.25 बीघा था, अभी पहले इसको 6.5 बीघा था, अब आपको 8000 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया चाहिए। 8000 मिनिमम लैंड एरिया अगर आपका है तो ये टूरिज्म पॉलिसी है एक। टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत आपको क्या है कि लैंड यूज के जो चार्जेस हैं वो उन्होंने बिल्कुल हटा दिए गए, यानी माफ कर दिए गए एक तरह से। वो जीरो कन्वर्जन चार्जेस पे आपका लैंड यूज चेंज हो जाएगा। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक प्रोसेस है। उसमें आपको क्या करना होगा कि टूरिज्म की जो साइट है उस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी। वहां पर आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे तो आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा कि आप कितने का आप एस्टिमेट देना होगा, एक आपको एक रिसोर्ट का मैप देना होगा टेंटेटिव आपको, और कुछ एक अमाउंट जमा होती है, वो जमा होगी। उसके बाद में वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उसके बाद में आप एडीए नगर निगम जहां पर भी आप उसकी फाइल को अप्लाई करते हैं 90A के लिए, तो वहां पर अगर आप उसके सर्टिफिकेट साथ में लगाते हैं तो वहां पर कन्वर्जन चार्ज जो एक लैंड यूज आपको, जो मैं कह रहा हूँ टूरिज्म यूनिट के यहाँ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी होता है, वो आप सर्टिफिकेट अटैच करते हैं तो आपके कन्वर्जन चार्जेस जीरो हो जाएंगे उसके अंदर। यानी वो आपको एक रिलीफ दिया गया है कन्वर्जन चार्जेस का। ये टूरिज्म पॉलिसी 2015 है, उसके अंतर्गत में ये छूट दी गई है अभी। अगर हम मॉनिटरी उससे देखें तो कितना रिलैक्सेशन होगा? अब जैसे सपोज पहले कितना लग जाता था? बहुत, ये क्या है, जोन वाइज रेट्स होती हैं, तो उसको अपन ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कहाँ पर क्या रेट थी, क्या चीज है ना। वो एक, फिर भी आप ये मान के चलिए आज अगर 8000 मीटर है, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए भी अगर वहां पर जमा हो रहे हैं आपके, तो 10 लाख बचत हो रही है अपनी सीधी सीधी कन्वर्जन चार्जेस की। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसका आपको यूज मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। ये आगे पूरे उसके लिए करते हैं। आपको मैं ये बताऊं, इसके अलावा होटल वगैरह में भी ले सकते हैं आप। ये पॉलिसी का यूज आपको होटल में भी हो सकता है, और अभी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ इस तरह के यूज आए हैं, जिसके अंदर में आपको लैंड यूज चेंज के चार्जेस जीरो हो जाएंगे। आपकी रजिस्ट्री अगर आप कराते हैं उसके अंदर में भी आपको स्टाम्प ड्यूटी भी में भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है उसके अंदर में। ये रिजॉर्ट वाले में भी, रिसोर्ट वाले में भी दिया है और उसमें इंडस्ट्री वाले में भी दिया है। अभी कुछ कन्वर्शन के अलावा जो है आपके रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं वो भी जीरो कर दिए गए। कुछ इस तरह से बहुत सारी छूट दी गई है इसके अंदर में। जीएसटी के अंदर में भी छूट दी गई है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन में छूट दी गई है, रजिस्ट्रेशन के अंदर में छूट दी गई है। ये सब टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत में दी गई है छूट, ये सारी चीजों को। आफ्टर कोरोना या वैसे भी? नहीं, पहले से, ये 2015 से लागू है और ये तो एक्सटेंशन मिला हुआ है, और ये अभी मार्च 21 तक का एक्सटेंशन मिला हुआ है अभी इसमें। आगे मार्च के बाद में क्या होता है होगा ही होगा, मे भी क्या होता है कुछ इसका कह नहीं सकते, क्योंकि जो बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं हो सकता है कुछ कम कर दिए जाए उसको। नॉर्मली क्या होता है जहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है वहाँ कुछ ना कुछ बाउंडेशन भी दी जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको रिसोर्ट बनाना ही है, वो तो बाउंडेशन तो पहले है ही। क्या ओनली लैंड यूज चेंज करा दें? अगर सपोज मैं 5 साल बाद रिसोर्ट चलाने का मूड नहीं है, अब तो मैं उसकी प्लॉटिंग करके बेचना चाहता हूँ, सब आपको लैंड यूज चेंज फिर से कराना होगा उसका, आपको रेजिडेंशियल कराना होगा, आप ऐसे नहीं बेच सकते। तो उसको वो सब चीजें प्रोसेस, सब चीजें का प्रोसेस है उस चीज का। अब आप अगर 5 साल बनाते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण नहीं करेंगे तब तक आपको जीएसटी की छूट नहीं मिलनी है, आपको रजिस्ट्रेशन की छूट नहीं मिलनी है। वो सब तरफ से बाउंड है आप एक तरह से। अगर आपको वो करना है, ये चार्जेस आपको वेव होते हैं आपके, लेकिन आपको निर्माण तो करना ही रहेगा। उसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड दे रखा है कि विद इन 2 years आपको निर्माण करना होगा, आपको कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करना होगा। इस तरह की अलग अलग उसके अंदर में दी हुई है प्रावधान। कुछ गवर्नमेंट चार्जेस भी रहते हैं बाद में रेगुलर? अभी जैसे एक मैं रीजन इसके पीछे कुछ चीजें जानना चाह रहा हूँ। क्या हुआ था कि मदार हाउसिंग बोर्ड ने कुछ यूनिट्स 50%, 60%, 70%, 50% डिस्काउंट पे, अप टू 50% डिस्काउंट पे दी थी, लेकिन जब उसकी लीज मनी लोगों के हाथ में आई तो उनके होश उड़ गए।
वो बात मतलब सही है, 10 बिल्कुल लाख सही का कह रहे हैं। प्लॉट उन्होंने 6 लाख में दिया, लेकिन लीज है उसकी 40,000 30,000 ऐसा लमसम। जी जी जी। वो क्या चीज थी? नहीं, लीज मनी एक अलग मैटर है। लीज मनी क्या होता है, रिजर्व प्राइस के अकॉर्डिंग सेट होती है, हाँ। तो वो एक अलग रेवेन्यू मैटर है, वो अपना मैटर नहीं है। हम टेक्निकली मैं बता सकता हूँ आपको ये रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। एनीवे, हाँ, मेरा 250 मीटर का प्लॉट है हाँ, या थोड़ा सा उससे बड़ा है, हाँ, मुझे सेटबैक का निर्धारण करना है, हाँ। क्या प्रोसेस होगा? वही जो मैंने अभी आपको बताया था, तालिका में आपने देखा था। हाँ। सबसे पहले हम उसके अंदर में तालिका में जाकर के देख लेंगे कि हम्म। आपका प्लॉट साइज जो है, आपका प्लॉट साइज क्या है। सपोज करिए आपका प्लॉट साइज इसके अंदर में आ रहा है 250 वर्ग मीटर जो आप बता रहे हैं, तो 250 वर्ग मीटर तक में आप देखेंगे 225 से लेकर के 350 वर्ग मीटर तक का जो एरिया आ रहा है, उसके अंदर में आप सेटबैक के अंदर में पार्शल यानी वन साइड के अंदर में 3 मीटर सेटबैक छोड़ना होगा, बैक साइड में 3 मीटर सेटबैक छोड़ना होगा। अब आप देखेंगे मेरे प्लॉट के साइड सामने रोड कितनी विड्थ की है। अगर 9 मीटर की रोड है आपकी, तो आप 12 मीटर तक हाइट ले जा सकते हैं उसके अंदर में। 12 मीटर का मतलब हो गया आप G+2 तक निर्माण इजीली कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये देखा जाए कि मेरा तो 100 फुट रोड है, हाँ, और तो फिर तो सर सेटबैक बैक साइड के और ये तो यही लगेंगे। हाँ। अगर आपका योजना के अंतर्गत है, हाँ, तो मोस्टली 100 फीट के प्लॉट जो होते हैं वो योजना के अंदर ही आते हैं, हाँ, है ना। तो योजना के अंदर तो सेटबैक का निर्धारण पूर्व में ही हो चुका होता है, हाँ। जो कि आपको सेटबैक दिए जाते हैं या आपको जो सेट ऊपर कितना ले जा सकता हूँ? ऊपर आप वो 12 मीटर तक ले जा सकते हैं आप। अब तो 12 मीटर हाँ। रहेगा ना। नहीं, अगर रोड है आपका, देखिए ना ये जो तालिका देख रहे हैं आप सामने आ रही है, अगर 15 मीटर आपका 12 मीटर का रोड है तो आप 15 मीटर हाइट तक ले जा सकते हैं। अगर आपका ये आ रहा है 18 मीटर से अबव का रोड है तो आप 18 मीटर तक ले जा सकते हैं। 18 मीटर अबव कितना भी हो फिर, हाँ, मतलब ये लास्ट लेवल है इसके आगे। 60 फीट से अगर अभी आपका अधिक है तो आप 18 मीटर तक यानी 60 फीट तक की हाइट आप बिल्डिंग की ले जा सकते हैं। बकायदा बस नॉर्म सारे फॉलो होने चाहिए उसके लिए। अच्छा, और फ्रंट सेटबैक जो है वो अभी आपको मैंने बताया था कि 18 से लेकर के जो है 18 मीटर तक 3 मीटर सेटबैक रहेगा, यानी 10 फुट जो आप फीट में बात करें तो, है ना। 18 से 24 मीटर यानी आप 60 से लेकर के 80 फीट रोड तक में 15 फीट का सेटबैक रहेगा, है ना। और इसके लिए कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हाँ। आपने काफी बिल्डिंग बायलॉज 2020 के बारे में बताया और काफी आपने कंपैरेटिव 2017 से आपने बताया क्या फायदे हैं। और चूंकि बिल्डिंग बायलॉज 2020 के बारे में लोगों को, मेरा मानना है शायद 10% लोगों को आइडिया होगा, 90% लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आपने निश्चित तौर पर बहुत शानदार जानकारी दी। एक इससे हटके में सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी बताइए। मैं घूम करके मास्टर प्लान पे आ जाता हूँ। हाँ। तो मास्टर प्लान में क्या क्या कुछ खास रहा, एक बार उसके लिए थोड़ा सा आप हमारे जो दर्शक है उनको बताएं। देखिए, मास्टर प्लान में सबसे बड़ा फायदा तो आपको मोस्टली अजमेर के अंदर में आप देखेंगे तो मोस्टली रोड जो है कॉमर्शियल हो चुके हैं। हाँ। जो सबसे बड़ी परेशानी अजमेर को लग रही थी कि आपके सारे रोड जो मेन रोड हैं वो रेजिडेंशियल थे और मास्टर प्लान कहीं ना कहीं बहुत लेट हो रहा है। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सीजिंग खुलेगी तो सीजिंग हो रखी है। बिल्कुल, अगर आपको मास्टर प्लान में कॉमर्शियल है तो सीजिंग बिल्कुल खुलेगी। आपको उसका लैंड यूज चेंज कराते हुए आपको जो उसकी सीजिंग खुलवा सकते हैं इजीली, क्योंकि वो आपने अगर रेजिडेंशियल प्लॉट था उस पे कॉमर्शियल कर लिया इसलिए आपका सीज किया। अब आपका मास्टर प्लान में कॉमर्शियल हो रहा है तो आप उसका एफिडेविट देते हुए लैंड यूज चेंज कराते हुए जो भी प्रोसेस है नियमानुसार वो करते हुए बिल्कुल सीजिंग खुल सकती है। तो अगले 6 महीने में मान ले सारी सीजिंग जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ मेन रोड चमक जाएगा आपके लिए, तो व्यापार ही व्यापार है। नहीं, निश्चित तौर से हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। हमारे लिए ऑप्शंस मिलेंगे, कमर्शियल ऑप्शंस मिलेंगे, तो हमारे कॉर्पोरेट लीजिंग में भी हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा। प्लस सेल परचेज, कमर्शियल सेल परचेज में हमें आसानी रहेगी। आप देखिए बिल्डिंग बायलॉज के अंदर में वर्टिकल हाइट के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। यानी आप जो है छोटे प्लॉट्स पे भी नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ हाइट आप बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख रहे थे आपके 18 मीटर रोड है तो आप 18 मीटर तक की हाइट ले जा सकते हैं। 750 वर्ग मीटर का प्लॉट है तो आपकी रोड की चौड़ाई का 1.5 गुना तक आप ले जा सकते हैं उसके अंदर में। तो वर्टिकल हाइट देने से नो डाउट शहर का विकास तो जरूर होगा, ये भी होगा। प्लस हम दिल्ली मुंबई की तरह काफी ऊंची इमारतें अजमेर में बिल्कुल बन सकेगी। ऑलरेडी एक 13 मंजिल की मॉल या उसके लिए एक उस तैयारी चल रही है। अजमेर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अजमेर की सबसे ऊंची बिल्डिंग अजमेर को मिलने वाली है और उसके लिए उनके जो ओनर हैं उनको हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते वो हमारे शो में आए। और निश्चित तौर से काफी डेवलपमेंट तो खैर हो ही रहा है। मल्टी स्टोर्स बनेंगे। सबसे अच्छी चीज जो ड्वेलिंग यूनिट्स वाला आपने बताया वो तो क्या था कि मॉल है आपका या फ्लैट्स है
वहां तो आप यूनिट खरीद बेच सकते थे। जी जी। अब आप इंडिविजुअल बिल्डिंग जो छोटे प्लॉट साइज पे बनी हुई है उसमें आप खरीद बेच जयपुर में आप सकते देखे तो होता ही है। जयपुर में होता है, गुड़गांव में होता आप है। निर्माण कर रहे हैं और उसमें आपको इंडिविजुअल यूनिट आप सेल परचेज कर ही सकते थे, और अब यहाँ पे भी होगी बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी। आज के इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप किसी भी प्रकार से बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं तो पूरे नॉर्म से कराएं। अब तो गवर्नमेंट ने ही आपको काफी रिलैक्सेशन दे दिया है, तो आपको कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके लिए सीधा मनीष जी के से संपर्क कर सकते हैं। मनीष जी आपको पूरे लॉज के मुताबिक आपका नक्शा सैंक्शन करा के देंगे, और मास्टर प्लान से संबंधित जानकारी चाहे तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बिल्डिंग बायलॉज या मास्टर प्लान किसी भी तरह की जानकारी चाहे तो मेरा ऑफिस है अजमेर में, ये एडी के पास में, सीबीएसई बोर्ड के पास में ऑफिस है मेरा। माहेश्वरी टेक्नोक्रेट्स मेरी फर्म का नाम है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414004380। तो आप कभी भी फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे, कभी भी जी। और अगर आप कुछ रियल एस्टेट में कुछ कमर्शियल या रेजिडेंशियल खरीद रहे हैं, बेचना चाहते हैं, अपनी बिल्डिंग को किराए पर या कॉर्पोरेट लीज या किसी बैंक को देना चाहते हैं, किसी शोरूम को देना चाहते हैं, तो या आप कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, किसी भी रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम हो, तो ajmerproperty.com हम लोग की कंपनी है। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 9462101010। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मनीष जी, आज के इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारियां दी, उसके लिए उस ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल। छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना ही बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप किसी भी परिस्थिति के अंदर रखना होगा कि SC/ST में आप किसी भी कंडीशन में आगे देखिए, जहाँ पर उसने बैंक से स्टेट निलामी में खरीदा तभी वो उसका मालिक ना बन पाया, तो ऐसी कोई जिसका लैंड यूज खेती का हो, एग्रीकल्चर हो और SC/ST लैंड है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं खरीद सकते। देखिए, बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देवे, और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लेवे। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही है ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते हैं कि जब फाइल जमा होती है 98 की, जब आईटीआर रिटर्न पे की आईटीआर रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी हुई नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं, या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण